हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं +1 में, एक थर्मोडायनेमिक्स और एक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है वेदर रिएक्शन विल अकर और नॉट, मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा। थर्मो सिर्फ इतनी चीज बताती है केमिस्ट्री में कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इक्विलिब्रियम हमें बताता है टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल प्रोसीड, कहां तक जाएगा। इक्विलिब्रियम हमें बताता है कि रिएक्शन प्रोसीड होगा तो, हाँ जी हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। एक मिनट, एक मिनट, अब देखो कैमरा आगे किया मैंने, एक मिनट। अब देखो, अब सामने करा मैंने बिल्कुल, अब तो ठीक है, ठीक है। तो देखिए, थर्मो हमें बताता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा। इक्विलिब्रियम +1 में हमने किया, बताता है कि टू व्हाट एक्सटेंट रिएक्शन विल प्रोसीड, होगा तो कहां तक होगा, तो कहां तक प्रोसीड होगा, ठीक है। अब नया चैप्टर जो हमारा +2 में है, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, ये बताता है रिएक्शन कितना फास्ट या कितना स्लो होगा। तो बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो हमें बताती है, रेट के बारे में बताती है कि रिएक्शन कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ठीक है। मैकेनिज्म के बारे में बताएगी, रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसा है, मतलब वो रिएक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, स्टेप्स क्या हैं, बीच में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐसा आइडिया भी हमें केमिकल काइनेटिक्स में मिल जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, वो भी हमें केमिकल काइनेटिक्स में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये सब चैप्टर जो बताएगा वो ये बताता है कि कितने टाइम में कितना रिएक्शन हो गया, ठीक है, कितनी फास्ट है, ठीक है, वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा वो भी पता लग जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म हो कैसे रहा है और किस किस फैक्टर से वो इफेक्ट होगा, रेट उसका, किसी भी रिएक्शन का रेट इफेक्ट कैसे होगा। अब नेक्स्ट है हम जो करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ, क्लासिफिकेशन किसके बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, मतलब फास्ट स्लो के बेस पे रिएक्शन को क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेट, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो 3 तरह के बनता है। पहला, या तो होगा बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन हो सकता है, मतलब इतनी फास्ट कि जैसे ही रिएक्टेंट को मिक्स मिक्स करूंगा रिएक्शन एकदम हो जाएगा, इतनी फास्ट, ठीक है। रिएक्शन अकर एज सुन एज द रिएक्टेंट ब्रॉट टुगेदर, जैसे ही पास लाओगे इतनी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन कौन से हैं, जैसे आयनिक रिएक्शन, आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, आयनिक रिएक्शंस बहुत ज्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। और इसमें बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन बहुत जल्दी होती है। ये रिएक्शन इतने फास्ट हैं कि इनका अगर मैं काइनेटिक्स स्टडी करना चाहूं, मतलब रेट निकालना चाहूं, तो मेरे लिए पॉसिबल टास्क नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमिन रेट ऑफ दीज रिएक्शंस। इन रिएक्शंस का रेट नहीं डिटरमिन कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फास्ट ही बहुत हैं। कैसे करोगे? बहुत मुश्किल है, ठीक है। हाँ जी, समझ आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मतलब
नहीं, आयनिक रिएक्शन में देखो आयन्स होते हैं। आयन्स जो आयन्स आयनिक रिएक्शंस होता है ना, आयन्स जो होते हैं वो आपस में बहुत अच्छी इंटरेक्शन होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो एक दूसरे से इंटरेक्शन अच्छी होती है बहुत जल्दी, मतलब एक दूसरे से आयन लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी होता है, आपको पता है। तो आयनिक रिएक्शन इसलिए उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत जल्दी होते हैं। जो कारण वही है, कोलम्बिक फोर्सेस कहते हैं इनके बीच में। कोलम्बिक फोर्सेस होती हैं आयन्स में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एकदम बॉन्ड जैसे ही टूटेगा एकदम बन जाएगा दोबारा, बड़ा जल्दी बनेगा, फास्ट बनेगा। तभी ये कैटेगरी फास्ट रिएक्शंस की है। इनका रेट हम नेहा कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी फास्ट है। तो फिर जब रेट कंट्रोल ही नहीं है तो रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कैसे करें, है ना। वो रिएक्शन तो एकदम ही हो, है ना, वो तो एकदम ही हो गया रिएक्शन। ठीक है। इसी तरह दूसरे तरह के रिएक्शन है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन में ये है कि इतनी स्लो जैसे हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, महीने लग जाते हैं, इतना स्लो रिएक्शन है। मैं बैठा थोड़ी रहूंगा अब, रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करूं, रिएक्शन को कैसे मॉनिटर करूं, कैसे ऑब्जर्व करूं, पॉसिबल ही नहीं हो रहा मेरे लिए। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है, मैं इनका भी रेट डिटरमिन नहीं कर सकता, इतने स्लो रिएक्शन हैं, बहुत ज़्यादा स्लो है। और रूम टेम्परेचर पे कोई चेंज ही नहीं दिखा रहे ऐसे रिएक्शंस। मैं तो देखो ना लैब के अंदर क्या करता हूँ, ज़्यादातर मैं कौन से रिएक्शन स्टडी कर पाऊंगा जो रूम टेम्परेचर पे कुछ चेंज हो रही हो, कुछ रिएक्ट कर रहे हो। रूम टेम्परेचर पे तो इसका कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। ये तो पता नहीं कितने महीनों में जाके रिएक्शन कंप्लीट होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्लो रिएक्शन का रेट भी हम डिटरमिन नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन का भी रेट हम डिटरमिन नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरे तरह के रिएक्शन जो हैं हमारे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन का रेट हम बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं। मॉडरेट रिएक्शंस का रेट हम बड़ी आसानी से डिटरमिन कर सकते हैं, क्योंकि इनकी ये मेजरेबल रेट है इनका। इनका हम रूम टेम्परेचर पे भी कुछ ना कुछ चेंज होता है। तो मैं कुछ टाइम बाद पता कर लूंगा भी यार मेरा रिएक्टेंट इतना था, इतना रह गया, तो आधे घंटे में इतना रिएक्ट कर गया। तो रिएक्शन की स्पीड क्या होगी वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैं निकाल सकता हूँ रेट। तो दीज आर द रिएक्शंस विच आर स्टडीड इन केमिकल काइनेटिक्स। जैसे जैसे H2O2 की डिकम्पोजिशन कर लो, ठीक है, इसका रेट। एस्टर की हाइड्रोलिसिस कर लो, ये ऑर्गेनिक का रिएक्शन है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, क्या बनता है हमारा, सॉल्ट बनता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, प्लस इथेनॉल बन जाता है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट है ये, very fast, very slow, moderate, and these are the reactions which we studied in chemical kinetics, whose rate can be easily determined. हाँ जी, any doubt? चलो आगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, समझते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन चीज क्या है। बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट क्या होता है किसी चीज का। देखिए रेट क्या होता है, कोई बाइक जा रहा है तो वो कितनी स्पीड पे जा रहा है, तो आप कैसे देखोगे उसका रेट। उसका रेट देखोगे यार कितनी स्पीड थी पर यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड में कितना भागा, 1 मिनट में, 1 आवर में। मतलब सिंपल सी बात, चेंज इन क्वांटिटी ओवर चेंज इन टाइम इज रेट। रेट क्या है, कोई भी क्वांटिटी चेंज होती है टाइम से, ठीक है, दैट इज रेट। कोई भी क्वांटिटी चेंज हो रही है टाइम से, दैट इज रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है। अब केमिस्ट्री में कैसे लगाएं हम, देखिए केमिस्ट्री में हम लगाते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन।
अपॉन टाइम इन सेकेंड, मतलब एक सेकेंड कितनी कंसंट्रेशन, देखो रिएक्टेंट है, कोई रिएक्शन हो रहा है ए से बी, ठीक है, तो ए कितना कम हो रहा है 1 मिनट में या 1 सेकंड में या 1 आवर में, तो कितना ए की कंसंट्रेशन चेंज होगी टाइम के हिसाब से, दैट इज रेट ऑफ ए, रेट विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही बी की कितनी बनेगी टाइम के हिसाब से, तो रेट हो जाएगा, एक्सप्रेस कर सकते हैं बी के टर्म्स में कि बी कितना बन रहा है टाइम के साथ, ठीक है। तो अब ग्राफिकली अगर देखें तो हमें पता है, देखो अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी कोई रिएक्शन हो रहा है ना, ए से बी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो हमें पता है रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा हो रहा है, रिएक्शन आगे आगे जाएगा जैसे जैसे। तो अगर हम ग्राफ बनाए कंसंट्रेशन विद टाइम, ठीक है, तो ये देखो प्रोडक्ट बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, देखो रिएक्टेंट देखो टाइम के साथ कम होता जा रहा है कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। ये किस टाइप का रिएक्शन है, जब इरिवर्सिबल रिएक्शन हो, ठीक है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट पूरा खत्म होता जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम ग्राफ बना सकते हैं इसका, इसी तरह ग्राफ बनाते हैं हम रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट ये कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, एक टाइम आया दोनों की कंसंट्रेशन देखो बराबर होगी, मतलब कांस्टेंट हो रही है, कांस्टेंट हो रही है, ठीक है। तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो रही है तो दैट इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। हाँ जी, कोई डाउट है ग्राफ में तो पूछिए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, ये देखो ये मेरा देखो रिएक्टेंट कम हो रहा है, ये रिएक्टेंट हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ रहा है, रिएक्टेंट कम होता है, लेकिन एक टाइम आया जहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट होगी, कंसंट्रेशन इसकी और इसकी कांस्टेंट होगी। तो जब भी बच्चों कोई भी पैरामीटर कांस्टेंट हो जाता है ना, तो उसको स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, पैरामीटर जब कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये था रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन का ग्राफ। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन टाइम इंटरवल के हिसाब से। जैसे पहला है, टू कैटेगरी में डिवाइड करते हैं टाइम इंटरवल में, पहला एवरेज रेट होता है, एक होता है हमारा एवरेज रेट, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा इंस्टेंटेनियस रेट। अब एवरेज रेट को समझते हैं, एवरेज रेट क्या होता है कि मान लो मैंने एक जर्नी स्टार्ट करी, ठीक है, मेरी यहाँ पे एक्स रीडिंग थी, एक्स माइल्स, और जहाँ पहुंचा वो थी वाई माइल्स, ठीक है। मैंने सुबह स्टार्ट किया 9 बजे और 11 बजे में पहुंच गया, ठीक। तो अब मैं रेट क्या होगा मेरा, मैंने आपको अभी बताया था रेट होता है चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी क्या, वाई माइनस एक्स, इतना डिस्टेंस कवर किया वाई माइनस एक्स अपॉन 11 माइनस 9 2 टाइम, तो चेंज इन क्वांटिटी ओवर टाइम इज रेट, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन हमारा जब बाइक जा रहा है तो जो सड़क है वो बिल्कुल स्मूथ तो है नहीं, रेट तो हर वक्त चेंज होता जा रहा है, तो
जब हम बच्चों लॉन्ग इंटरवल के लिए जा रहे हैं ना कहीं, तो हम एवरेज रेट लेंगे। एवरेज रेट का मतलब है कि फाइनल पॉइंट से लेके इनिशियल पॉइंट तक का एवरेज लेंगे, क्योंकि हर पॉइंट पे रेट चेंज होता जा रहा है। सड़क कहीं पे ऊंची है, कहीं पे नीची है, तो रेट चेंज होता जा रहा है। तब हम लॉन्ग इंटरवल में क्या करते हैं, एवरेज रेट को कंसीडर करते हैं। लेकिन एक चीज बतानी है कि केमिकल काइनेटिक्स में एवरेज रेट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। हम जितना भी स्टडी करते केमिकल काइनेटिक्स में रेट निकालते हैं, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। वो बताता हूँ क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट। पहले हम देख लें कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर एक रिएक्शन हो रहा है, ए से बी जा रहा है, ठीक है, तो रेट क्या होगा मेरा, रेट हो जाएगा मेरा A2 कंसंट्रेशन माइनस A1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है। ये मेरी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, दिस इज अवर रेट। ये हमारा रेट है। इसको ऐसे भी लिख सकता था मैं, क्योंकि रिएक्टेंट है बच्चों तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन चेंज हो रही है विद टाइम के साथ, तो माइनस आ गया। माइनस का मतलब बच्चों कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो माइनस साइन का सिग्निफिकेंस है वो। इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है विद टाइम, ठीक है। समझ आई ये बात? हाँ जी, बोलिए बोलिए, बोलो। बिल्कुल, बिल्कुल, चाहे 10 रिएक्टेंट हो, चाहे 10 रिएक्टेंट हो, 10 के 10 रिएक्टेंट हो, पर आपने माइनस लेना है। माइनस साइन का मतलब है कंसंट्रेशन रिएक्टेंट कोई भी हो, चाहे 10 हो, यहाँ पर कंसंट्रेशन कम होनी है, कितने भी रिएक्टेंट हो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा बढ़नी ही है, जितने मर्जी प्रोडक्ट हो, तो प्लस आएगा साइन, ठीक है। अब इसको एवरेज रेट को हम ग्राफिकली देखते हैं कैसे निकालना है, ग्राफ के थ्रू। तो मान लो मेरे पास कोई ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। तो मैं रिएक्टेंट का केस ले रहा हूं पहले। ये देखिए कंसंट्रेशन कम हो गई रिएक्टेंट की। अब मान लो आपने एवरेज रेट निकालना है, यहां से लेकर यहां तक का एवरेज रेट निकालना है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एवरेज रेट निकालना है। तो आप क्या करोगे, ये देखो यहाँ पे ज्वाइन कर लो, यहाँ पे ज्वाइन कर लो, इसको भी बच्चों यहाँ पे ज्वाइन कर लो और यहाँ पर ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये हो गया मेरा T1, ये हो गया मेरा T2, ये हो गया मेरा X1, ये मेरा हो गया X2, ठीक है। अब मैंने इसका रेट लिखना है, एवरेज रेट। एवरेज रेट क्या होगा मेरा, माइनस तो लगाना ही लगाना था, मैंने बोला है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम हो रही है टाइम के साथ। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल, X2 माइनस X1 अपॉन T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो ये मेरा एवरेज रेट आ गया, यहाँ पॉइंट से लेके यहाँ पॉइंट तक का। तो ये ग्राफिकली हम ऐसे निकालते हैं। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, एनी डाउट? ठीक है। अब एक चीज, अच्छा अब देखिए, नेक्स्ट है इंस्टेंटेनियस रेट की बात करते हैं। तो मतलब बच्चों एवरेज रेट क्या होता है, रेट मेजर्ड फॉर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज एवरेज रेट। रेट measured for long interval of time, जो लॉन्गर इंटरवल ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है वो एवरेज रेट होता है। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। इंस्टेंटेनियस रेट होता है रेट measured for particular instant of time,
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाल के लाना। मतलब देखिए इंस्टेंटेनियस को समझते हैं, वही मैंने जो बाइक, कहीं पे मैंने बाइक जाके रोक दिया, यहाँ पे मैंने बाइक रोक दिया, स्लो कर दी स्पीड, तो यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि जो मेरी स्पीड थी वो यूनिफॉर्म हो गई अब, क्योंकि एक स्मॉल पॉइंट पे निकाल रहा हूँ। ठीक है, वहां पे मैंने मान लिया कि जो मेरे बाइक की स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी, ज्यादा कोई चेंज नहीं आ रहा था, जो थोड़ा सा चेंज आ भी रहा था मैंने उसको निगलेक्ट कर दिया। तो इस केस में क्या करेंगे हम, अगर ए गिव्स बी है रिएक्शन, तो रेट हो जाएगा बच्चों, चेंज नहीं आएगा, अब आएगा डी, डी ए कंसंट्रेशन बाय डी टी, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम कब लेते हैं, जब किसी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं, उसको डेरिवेटिव कहते हैं। जब हम स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए कैलकुलेट करते हैं उसको, तब हम डेरिवेटिव लेते हैं। एक पॉइंट पे निकाल के ला रहे हैं ना रेट, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मतलब एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तब मैंने मान लिया मेरे बाइक की स्पीड यूनिफॉर्म थी, तो जब अब वो रेट आएगा वो इंस्टेंटेनियस रेट। ऐसी प्रोडक्ट की लिखनी है तो प्लस डी बी कंसंट्रेशन बाय डी टी। हाँ जी, एनी डाउट? ग्राफ पे देखते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेट को ग्राफ से कैसे निकालते हैं। तो ग्राफ से कैसे निकालना है, देखिए हमारे पास मान लो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ है, और हमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है टाइम के साथ। ठीक है, तो मेरे को ग्राफ कैसे निकालना है, देखो बच्चों यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। टेंजेंट पता क्या होती है? हाँ जी, टेंजेंट पता है मैथ्स में? हेलो, हाँ, तो देखिए टेंजेंट क्यों ड्रॉ की है, देखो ये पॉइंट पे जहाँ पे मीट करेगी ना टेंजेंट, वो पॉइंट पकड़ लूंगा मैं, उसका टाइम नोट कर लूंगा और कंसंट्रेशन नोट कर लूंगा, तो रेट आ तो गया इंस्टेंटेनियस रेट पे। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा फिर मेरा, ये जो कंसंट्रेशन थी x और ये टाइम dx बाय dt, सिंपल। अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस आ जाएगा, प्रोडक्ट है तो प्लस आ जाएगा, लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेरी कंसंट्रेशन क्या थी, मेरा टाइम क्या था, मेरा इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट हो जाएगा। और ये किसके बराबर होता है हमेशा बच्चों, स्लोप के बराबर, दैट इज tan थीटा। tan थीटा के बराबर होता है हमेशा, tan थीटा स्लोप होती है। ठीक है, इसी तरह ये था हमारा इंस्टेंटेनियस रेट, स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स द रेट ऑफ रिएक्शन। वहां पर भी मैंने स्लोप ही तो निकाली थी, एवरेज में भी उसको स्लोप ही तो कहते हैं, x2 माइनस x1 ओवर t2 माइनस t1, वो स्लोप थी ग्राफ की, वो एवरेज रेट ही तो था, वो भी किया था ना हमने, एवरेज रेट ही तो था वो भी, है ना। तो बेसिकली स्लोप ऑफ द कर्व गिव्स यू द रेट। अब इसी तरह इसी ग्राफ में देखते हैं, एक होता है और उसको कहते हैं इनिशियल रेट। इनिशियल रेट, इनिशियल रेट क्या होता है, इनिशियल रेट होता है हमारा जब हम, देखिए मान लो मेरा ग्राफ ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये टाइम 0 है, यहाँ पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर ली, इनिशियल मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में। ठीक है ना, जो t इक्वल टू 0 पे बच्चों स्लोप होएगी ना, वो मेरा इनिशियल रेट होगा। स्लोप जो होगी इस टेंजेंट की बच्चों, दैट इज इनिशियल रेट। इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में कितनी लेकर चले, ठीक है,
और अभी स्टार्ट कर रहे थे टाइम 0 था, ठीक है। तो जो भी आएगी दैट इज इनिशियल रेट आएगा एक स्टार्टिंग पॉइंट पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसमें ये होगा ना जो अपना इनिशियल कंसंट्रेशन होएगी ना, वही हमारा रेट हो जाएगा ना। देखो ना, टाइम का मतलब है कि टाइम बिल्कुल स्टार्टिंग में मान लो, मतलब अप्रोचेस टू जीरो, ऐसा नहीं जीरो मतलब 0.1 0.2 सेकेंड कुछ भी, मतलब बहुत कम स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टाइम होगा ना, उस पे इनिशियल रेट आ जाएगा। स्टार्टिंग में कुछ कंसंट्रेशन तो लेकर चलोगे ही रिएक्टेंट की, है ना, वो कम होती जाएगी टाइम के साथ। तो बिल्कुल स्टार्टिंग में जब आप निकाल के लाओगे ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो रेट, वो इनिशियल रेट हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में इसको यूज कैसे करना है हमें। मैंने आपको बोला हमेशा आपने इंस्टेंटेनियस रेट का यूज करना है, मतलब डेरिवेटिव। मान लो कोई रिएक्शन है हमारे पास, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन M1A प्लस M2B gives N1C प्लस N2B, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, कंसंट्रेशन कम हो रही है इसकी टाइम के साथ, तो इसको लिखते हैं हम ऐसे 1/स्टोइकियोमेट्री माइनस 1/स्टोइकियोमेट्री डी ए कंसंट्रेशन बाय डी टी। ऐसे इसकी लिखनी है -1/m2 डी बी कंसंट्रेशन बाय डी टी, ठीक है। ऐसे ही अगले की लिखनी है प्लस डी सी कंसंट्रेशन बाय डी टी, ठीक है, इजिकल टू कंटिन्यू हो रहा है प्लस डी डी कंसंट्रेशन बाय डी टी। तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को बच्चों ऐसे लिखते हैं हम, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन दिया उसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। स्टोइकियोमेट्री या 1 भी हो सकती है, 2 भी, 3 भी, कुछ भी हो, उसको ऐसे लेना है। सॉरी, 1/n1, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, 1/n, बोलिए बोलो, बोलो बोलो। हाँ, ये तो आना ही आना है, बिल्कुल। पर आएगा पॉजिटिव साइन, क्योंकि नेहा सी और डी क्या है, प्रोडक्ट, और ए और बी क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। आपको इस पे, अब मैं आपको इस पे न्यूमेरिकल बताता हूँ कैसे आएगा। पहले मेरी बात समझिए, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट को, बहुत गलती होती है इस पे बच्चों से, जो मैं पॉइंट फोकस कर रहा हूँ, वो माइनस, देखिए माइनस दिख रहा है ऊपर, नहीं, एक मिनट, माइनस डी ए कंसेंट्रेशन बाय डी टी को क्या कहते हैं हम, आपको क्या मिलेगा न्यूमेरिकल में, इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए कहते हैं इसको। और माइनस ऐसे ही बी ले लो, डी ए बी कंसेंट्रेशन बाय डी टी ले लो, तो सेम आ जाएगा, बस बी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। डिसअपियरेंस का मतलब समझना, माइनस के साथ बोल रहा है, इस पूरी चीज की वैल्यू बोल रहा है। जब भी वो कहेगा ना डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो मतलब कि वो ये पूरी चीज की वैल्यू बोल रहा है, और डिसअपियरेंस ऑफ बी का मतलब माइनस के साथ इसकी पूरी वैल्यू बता रहा है। डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसी तरह इसमें क्या लिखेगा, माइनस डी, सॉरी प्लस डी सी कंसंट्रेशन बाय डी टी में लिखेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, डिसअपियरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। तो समझ जाना, मतलब यहां गलती ना करना, माइनस के साथ वाले को पूरे को बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। अब इसमें एक न्यूमेरिकल करता हूँ, ठीक है, एक न्यूमेरिकल समझाता हूँ कि आपने न्यूमेरिकल कैसे करना।
सबसे पहले वो कह रहा है कि कोई रिएक्शन है 2x प्लस वाई गिव्स जेड, ये कोई रिएक्शन है कहता, ठीक है। तो कहता रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखी जेड की, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ जेड दे रखा है, वो कितना है 0.05 मोल पर लीटर दे रखा है, ठीक है। वो कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकाल लो एक्स की, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालनी है ऑफ एक्स की, ये निकाल के लानी है। तो सबसे पहले आपने रिएक्शन में वही चीज लिखनी है, रेट होता क्या हमारा -1/2 dx/dt, ठीक है, -1/1 dy/dt, मतलब लो चाहे ना लो इसको, इज इक्वल टू प्लस dz कंसंट्रेशन बाय dt। पहले रेट लिख लेना रिएक्शन का। अब क्या दिया हुआ है हमें, ये दे रखा है पूरा 0.05, निकालना क्या है, ये निकालना है, ये माइनस के साथ निकालना है। जब उसने कहा है ना डिसअपीयरेंस निकालनी है तो माइनस के साथ निकाल के लाना है, मतलब ये डिसअपीयरेंस है, तो 2 को उधर ले जाओ, 2 इंटू 0.05 हो जाएगा, आंसर आ गया 0.1 मोल पर लीटर। तो दिस इज द आंसर, दिस इज द डिसअपीयरेंस ऑफ एक्स। हाँ जी, एनी डाउट? हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं नहीं, वो नहीं नहीं, सुनो, नहीं नहीं, ये रेट जो है ना, रेट को हम इसकी कम होना भी रेट है, इसका कम होना भी रेट है, ठीक है, इसका कम होना भी रेट है, इसका कम होना भी रेट है, उसका बढ़ना भी रेट है। तो मेरे पास जो डाटा दिया है मेरी मर्जी है, मैं इसको इसके साथ, मेरे को ये दिया था, मैंने ये निकालना था, तो इसका कोई काम ही नहीं था, तो मैंने इसको इक्वेट कर दिया। अगर ये देता तो इसको कर देता, ऐसे चलते हैं। ये देता, ये निकालना होता। अब मान लो डिसअपीयरेंस ऑफ वाई निकालनी है, तो ये पूरी चीज है किसके बराबर, इसी के, तो यही आ जाना था आंसर, है समझ? तो इस तरह से न्यूमेरिकल करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिट्स, रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट्स पे चलते हैं, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पता ही है हमें, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, यही था ना रेट हमारा। तो कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, मोल पर लीटर, ठीक है, और टाइम कोई भी हो सकता है, टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी। मोल इनवर्स, सेकंड इनवर्स भी हो सकता है, मोल इनवर्स, मिनट इनवर्स भी हो सकता है, मोल इनवर्स, क्या कहते हैं उसको, आर इनवर्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये तब था, ठीक है, अगर मेरा गैसियस रिएक्शन हो जाए तो यूनिट बदल जाएंगे। गैसियस रिएक्शन में हम कंसंट्रेशन नहीं लेते, हम लेते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक पर सेकंड हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक पर मीटर हो जाएगा, है ना, ठीक है ना। हमें पता है P इज इक्वल टू होता है CRT, P इज इक्वल NRT से। तो ये वाला रेट कभी भी एटमॉस्फेरिक पर सेकंड रेट होता क्या है, मोल पर लीटर वाला रेट जितना होगा, ठीक है, इनटू R इनटू T। R है गैस कांस्टेंट, T है टेम्परेचर। हाँ जी, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बिल्कुल, स्टेट तो दो ही है। नहीं 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 नहीं, सिर्फ, नहीं नहीं, सुनो सुनो, सिर्फ हम क्या कहते हैं, अगर गैशियस नहीं है स्टेट तो आपने मोल पर लीटर लेनी है बस, गैशियस है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लेना, बस इतना फर्क हो, ठीक है।
तो ये समझ आया अब लेक्चर आज का कि नहीं? बेसिक लेक्चर, ठीक है। अब हम आगे, कल हमारी क्लास है 2:30 बजे, तो ये कंटिन्यू होगा चैप्टर, ठीक है, साथ में बच्चों के सारों के। तो बाकी अपने घर में जो है बता दीजिएगा।